हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी ए डिम्पल। आज हम लोग सेकेंड शेड्यूल करेंगे। मैंने आपको पार्ट 2 में फर्स्ट शेड्यूल कराया था। आज हम लोग सेकेंड शेड्यूल करेंगे। इसमें क्या है कि 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 इज द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो प्रैक्टिस के अंदर है। पार्ट 2 में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर द बोथ सी ए इंस्ट्रक्टर्स एंड फॉर द सर्विस जनरली जो होता है। फिर नंबर 3 के अंदर अदर मिसकंडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो द सेकंड शेड्यूल के बारे में बात करें तो इसमें क्या है, where director discipline is of the opinion that member is guilty of any professional or other misconduct, जो कि सेकंड शेड्यूल में फॉल करता है। और इन बोथ द शेड्यूल्स he shall place the matter before disciplinary committee, तो ये वाला मैटर डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाएगा। पार्ट 1 के बारे में बात करें तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू सीए इन प्रैक्टिस। क्लॉज इसमें 10 क्लॉजेज है। अब आते हैं क्लॉज 1 के बारे में। क्या बता के रखा हुआ है कि disclose information acquired in the course of his professional engagement to any person other than his client, so engaging him without the consent of his client or otherwise than required by the law for the time being force। इसमें क्या कर रहा है, वो डिस्क्लोज कर रहा है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट, बिना क्लाइंट की कंसेंट की, या फिर अगर बिना किसी लॉ के रिक्वायरमेंट के वो किसी को डिस्क्लोज कर रहा है। तो आप कैसे याद रखोगे इसको, यहाँ पे ये डिस्क्लोज कर रहा है और यहाँ 1 ऐसे आ जाएगा कि क्लॉज 1 के अंदर ये डिस्क्लोजर कर रहा था, तो इसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कैटेगरी में लाएंगे एज अंडर क्लॉज 1। If disclosure required as part of the performance of professional duty, the fact that such performance is required by client would itself amount to client consenting to such disclosure। मैंने ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया है जिसमें किसी दूसरे को बताना, किसी दूसरे को डिस्क्लोज करना जरूरी है, तो ऐसा मानेंगे कि क्लाइंट ने मुझे कंसेंट दे दी है। Example, submitting information to exchange control authorities. If disclosure is required in other cases, it would be necessary to ensure that the consent of the client is given by a person who is competent to accord such consent। अगर दूसरी बात करें तो अगर कोई दूसरा केस है तो ऐसा है कि हम लोग को उनसे कंसेंट लेनी पड़ेगी जो कि कंपेटेंट है कंसेंट देने के लिए। एग्जाम्पल की जो सोल प्रोप्राइटर है उसमें कौन कंपेटेंट होता है, प्रोप्राइटर या फिर हिज कंस्टिट्यूटेड अटॉर्नी लीगली एम्पावर्ड टू गिव सच कंसेंट। और पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो कौन दे सकता है कंसेंट मुझे, एनी पार्टनर। कंपनी के बारे में बात करें तो एमडी हो सकता है अगर उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पावर्स डेलीगेट किया है कि आप कंसेंट दे देना, नहीं तो रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू मुझे कंसेंट मिलेगी। इलास्ट्रेशन आप देख लेना। अब क्लॉज 2 क्या होता है, क्लॉज 2 में क्या सर्टिफाइज और सबमिट्स इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ हिज फर्म a report of an examination of financial statements unless the examination of such statements and the related records have been made by him, partner or employee in his firm or another chartered accountant in practice। आपने क्या है सर्टिफाई कर दिया है, ओपिनियन वगैरह आपने इश्यू वगैरह कर दिया होगा बिना एग्जामिनेशन किए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कौन एग्जामिनेशन, अनलेस कब कौन कौन एग्जामिनेशन करेगा, या तो आप खुद, या तो पार्टनर, या तो आपका कोई एम्प्लॉय, या तो कोई सीए इन प्रैक्टिस हो। बिना इनके एग्जामिनेशन की अगर आप रिपोर्ट वगैरह इशू कर देते हो, सर्टिफाई कर देते हो, तो आपको क्लॉज 2 में गिल्टी माना जाएगा। तो कैसे आप याद रखोगे, यहाँ पर ये मैंने 2 स्टैम्प्स वगैरह यूज किए हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, किसी को सर्टिफाई कर रहे हैं बिना एग्जामिनेशन किए हुए। तो यहाँ 2 स्टैम्प्स है तो क्लॉज 2, ऐसे आप याद रख सकते हो। केस में क्या हुआ, सीए ने क्या किया, फॉल्स सर्टिफिकेट इशू किया to several parties for past exports for monetary consideration without verifying the documents। बिना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए पैसों के वजह से उसने क्या किया, फॉल्स सर्टिफिकेट इशू कर दिया, जिसमें वो गिल्टी क्या हुआ 2, 7 और 8 में। ये 7 और 8 हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पर अभी ये 2 क्लॉज में गिल्टी माना गया है क्योंकि इसने बिना एग्जामिनेशन किए, बिना डॉक्यूमेंट्स को देख के इसने सर्टिफाई कर दिया। क्लॉज 3 की बारे में बात करें तो permits his name or the name of his firm to be used in connection with an estimate of earning contingent upon future transaction in a manner which may lead to the belief that he vouches for the accuracy of the forecast। उसने क्या किया, अपना नाम वगैरह यूज करने दिया जिसमें वो बता रहा है कि मैं ये वो फ्यूचर्स वगैरह के अर्निंग्स के बारे में बता रहा है कि कितनी क्या होगी प्रोजेक्ट अर्निंग्स के बारे में वो सर्टिफाई वगैरह कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उसने वाउच किया है उसकी एक्यूरेसी को, फोरकास्ट को। ऐसा अगर लगता है तो वो क्लॉज 3 के अंदर गिल्टी माना जाएगा। तो सीए में रिपोर्ट होती है, बैंक वगैरह मांगते हैं जिसमें जो भी कस्टमर, जो भी बैंक के कस्टमर होते हैं उनको एक सीए में रिपोर्ट देना पड़ता है
जिसमें ऐसे दिखाता है कि आपको प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज के बारे में बताओ, आपकी अर्निंग्स वगैरह क्या होगी। तो सीए ये इशू बनाता है सीएमए रिपोर्ट फॉर द क्लाइंट। तो इसमें ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा बताए कि मैंने इसके वाउच किया है इसके एक्यूरेसी को फोरकास्ट की, तो फिर वो अंडर क्लॉज 3 वो गिल्टी माना जाएगा। सीए कैन पार्टिसिपेट इन प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट्स और फाइनेंशियल फोरकास्ट। ठीक है, वो फाइनेंशियल फोरकास्ट वगैरह क्लाइंट के लिए बना सकता है एंड कैन रिव्यू देम प्रोवाइडेड। पर वो ऐसा है कि वो अपने रिपोर्ट में जो भी वो इशू कर रहा है सीएमए वगैरह रिपोर्ट, उसमें बताया कि सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई है, क्या बेसिस है फोरकास्ट का, एंड ऑल्सो मेजर एग्जाम्पशंस यूज अराइविंग एट द फोरकास्ट। एंड उसमें क्लियरली आप मेंशन करो कि वी एंड एज सो लॉन्ग दैट ही डज नॉट, आप क्लियरली मेंशन करो कि हम लोगों ने वाउच नहीं किया एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। सीए इश्यूड 97 प्रोजेक्शन स्टेटमेंट्स विदाउट वेरीफाइंग बेसिक डॉक्यूमेंट्स, बिना वेरीफाई किए उसने इशू कर दिया 97 projections and on basis of which बैंक extend the loan, बैंक ने लोन वगैरह एक्सटेंड कर दिया। आफ्टरवर्ड्स बैंक रिवील पर्सन फॉर whom respondent issued financial statements, respondent means जो कि सीए है, जिस पर्सन के लिए सीए ने रिपोर्ट वगैरह इशू की थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू किए थे, नॉट हैव एनी बिजनेस, के पास कोई बिजनेस नहीं है, तो उसको गिल्टी माना गया 3, 7 और 8 में। 3 में उसको गिल्टी माना गया कि आपने बिना देखे ऐसे प्रोजेक्शन वगैरह इशू कर दिए। फिर आता है क्लॉज 4। हम लोगों ने क्लॉज 1 में पढ़ा कि इसमें क्या हो रहा है कि वो डिस्क्लोज कर रहा है, अगर वो डिस्क्लोज करता है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट, तो इसको 1 में गिल्टी माना जाएगा। 2 में आप वो जो स्टैम्प याद रखना कि वो सर्टिफाई कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को विदाउट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और नंबर 3 में क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, सीएमए याद रखना, आप प्रोजेक्शन रिपोर्ट अगर इशू वगैरह कर रहे हो तो उसमें आप क्लियरली ये बताओ कि मैंने वाउच नहीं किया है एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजेक्शन को। अगर आप ऐसा एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट को, तो अगर आप ऐसा नहीं दिखाते हो और तो फिर आपको गिल्टी माना जाएगा एज पर क्लॉज 3। क्लॉज 4 में क्या है, एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी बिजनेस और द एंटरप्राइज इन विच ही, हिज फर्म और अ पार्टनर ऑफ हिज फर्म हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। मुझे ओपिनियन वगैरह नहीं देना, मीन्स मुझे ऑडिट नहीं करना है किसी भी बिजनेस और एंटरप्राइज का जहाँ पर मैं या तो खुद सीए या तो उसकी फर्म या तो उसका कोई पार्टनर ऑफ द फर्म, तो जहाँ पर उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो यहाँ क्या मैंने डायग्राम यूज करके आपको याद रहे क्लॉज 4 में कैसे फॉल कर रहा है ये। यहाँ क्या है, पर्सन है जो भी ऑडिटर वगैरह है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ऑडिट नहीं कर सकते जहाँ पर इनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो ऐसा याद रखना 1, 2, 3, 4 क्लॉज 4 में ये फॉल होगा, जहाँ ये लोग ऑडिट नहीं कर सकते उस कंपनी का या फिर बिजनेस का जहाँ पर इनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। Council decided not to permit CA in employment to certify financial statement of a concern in which he is employed. जहाँ वो खुद काम कर रहा है वहाँ का वो ऑडिट वगैरह नहीं कर सकता, और of a concern under same management as the concern in which he is employed, even though, और या तो जैसे इसमें ये काम कर रहा है कोई फर्म के अंदर और यहाँ दूसरी फर्म है जो कि अंडर द सेम मैनेजमेंट है, तो ये इसका भी ऑडिट नहीं कर सकता इवन दो उसके पास सीओपी वगैरह हो तो, and that such certification can be done by any CA in practice. Council decided that should not by himself or in the name of his firm. वो क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट करेगा ऑडिटरशिप ऑफ द कॉलेज, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो किसी भी ऑडिटेड कॉलेज का ऑडिट करना जहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो पार्ट टाइम लेक्चरर है वहाँ का। और एक्सेप्ट कर नहीं कर सकता है वो ऑडिटरशिप ऑफ ट्रस्ट, जहाँ पर वेयर हिज पार्टनर, जहाँ एम्प्लॉय या फिर ट्रस्टी है, जहाँ उसका पार्टनर क्या है, एम्प्लॉय या फिर ट्रस्टी, तो वहाँ का वो जो भी ट्रस्ट है उसका वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये इंडिपेंडेंस को हिट कर जाएगा इसमें। Here are the notes. Clause applicable to all attest functions. Example tax audit, concurrent audit of the bank, ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो भी ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का ये भी क्लॉज लग रहा है, ये सब सब अटेस्टेशन वर्क में लगेगा। टैक्स ऑडिट हो या फिर कॉन्करेंट ऑडिट हो या फिर स्टैट ऑडिट हो, कोई सा भी ऑडिट हो, उन सब में हम लोग को देखना पड़ता है कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कि नहीं। Some of the situation arise the applicability of clause 4. Read with the definition of substantial interest. कहाँ कहाँ clause 4 applicable होता है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का हम लोग ने मीनिंग पढ़ा था क्लॉज 11 के अंदर। तो कौन कौन से सिचुएशंस में ये क्लॉज 4 लगेगा? फर्स्ट है
कि वेयर एक तो पहले हम लोग कंपनी के बारे में बात नहीं करेंगे और सेकेंडली हम लोग कंपनी के बारे में बात करेंगे कि कंपनी में कैसे क्या देखना है। यहाँ पर अदर देन कंपनी है मीन्स वेयर मेंबर हिज फर्म और हिज पार्टनर और हिज रिलेटिव। चार जनों के बारे में बात की है, मेंबर खुद, फर्म, पार्टनर और रिलेटिव हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस और द इंटरप्राइजेस। यहाँ क्या बोल के रखा हुआ है, एन इंटरप्राइज और कंसर्न ऑफ विच मेंबर इज आइदर एन ओनर और पार्टनर। मेंबर क्या है, वहां का ओनर या फिर पार्टनर है, तो वहां का वो ऑडिट नहीं कर सकता। ऑब्वियसली वो अपना ओपिनियन अच्छा ही देगा, उसके अंदर बिना अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही वो देगा, इसलिए वहां का वो ऑडिट नहीं कर सकता है। वेयर पार्टनर और रिलेटिव ऑफ अ मेंबर है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मेंबर शुड नॉट ऑडिट सच बिजनेस। जहां पर पार्टनर या फिर रिलेटिव मेंबर का उसका क्या है, बिजनेस और इंटरप्राइज के अंदर क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो भी वहां का वो ऑडिट नहीं कर सकता। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेंबर, पार्टनर और रिलेटिव क्या है, डायरेक्टर है वहाँ के, या तो ऑफिसर है, उसके नीचे वो लोग काम करते हैं एम्प्लॉयमेंट, या तो वो खुद एक एम्प्लॉय है। तो यहाँ पे तीन जनों की बात की है, मेंबर, पार्टनर और रिलेटिव के बारे में। तो हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। मेंबर की केस में क्या देखना है, पार्टनर एंड रिलेटिव। अब मेंबर में क्या देखना है कि सेक्शन 141 जो भी कंपनीज एक्ट का है, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी में क्या बोल के रखा हुआ है कि प्रोहिबिट मेंबर, मेंबर ऑडिट नहीं कर सकता जहां पर वो खुद एक ऑफिसर हो या फिर एम्प्लॉय हो, या तो वो एम्प्लॉयमेंट में हो, या तो वो ऑफिसर के नीचे काम करता हो या फिर किसी एम्प्लॉय के नीचे वो काम करता हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चन ऑफ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। उसका उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कि नहीं, वी डोंट हैव टू सी दैट। हम लोग को बस ये देखना है कि ऑफिसर है कि नहीं, एम्प्लॉय है कि नहीं वो। फिर मेंबर हु इज डायरेक्टर सिंप्लिसिटर, या फिर मेंबर कोई डायरेक्टर सिंप्लिसिटर है, मैंने आपको बताया था। प्रोहिबिटेड फ्रॉम ऑडिटिंग वेदर और नॉट ही हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो कि नहीं हो, बस ये देखेंगे कि वो डायरेक्टर सिंप्लिसिटर तो नहीं है, अगर है तो वो ऑडिट नहीं कर सकता उस कंपनी का। सेक्शन और बताता है कि डिस्क्वालिफाइज अ पर्सन फ्रॉम बीइंग ऑडिटर इफ ही होल्ड्स, या तो सिक्योरिटी और इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है किसमें, एक तो कैश में, कंपनी, उसके एसोसिएट, सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी में, या तो वो उसमें कोई भी सिक्योरिटी वगैरह 1 रुपए के भी होल्ड कर रहा है तो भी वो ऑडिट नहीं कर सकता वहाँ का, या कैश का, या फिर कैश की जो भी सब्सिडरी है उसके अंदर। तो वी हैव टू सी दैट हम लोग का कोई इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं है। पार्टनर की बात करें, मेंबर की, पार्टनर की, जो मेंबर होगा उसका पार्टनर के का क्या देखना होगा मुझे, डिस्क्वालीफाइज कर देगा मेंबर फ्रॉम बीइंग ऑडिटर विद पार्टनर ऑफ सच मेंबर, जहां पार्टनर मेरा क्या है उस कंपनी का, या तो ऑफिसर है या तो एम्प्लॉय है, तो आई कांट डू दी ऑडिट ऑफ सच कंपनी। सेक्शन 141 क्या बताता है, ये वाले सेक्शन, बार्स अ पर्सन फ्रॉम बीइंग ऑडिटर इफ हिज पार्टनर, या तो वही सेम जैसा मेंबर सिक्योरिटी वगैरह होल्ड नहीं कर सकता, ये सेम पार्टनर पे भी एप्लीकेबल होता है। रिलेटिव में हम बात करें तो सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर F bars a person from accepting audit of a company where relative क्या है ऑफ मेंबर, वो डायरेक्टर है या तो इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी है, वो या तो KMP वगैरह है, तो वहां का वो ऑडिट नहीं कर सकता। अब सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज नंबर D सब क्लॉज 1, इसमें क्या बोल के रखा हुआ है, ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं कर सकता ऑडिट अगर उसका रिलेटिव होल्ड करता है सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन दी कैश और उसकी सब्सिडरी के अंदर, होल्डिंग की जो भी सब्सिडरी है उसके अंदर, ऑफ फेस वैल्यू एक्सीडिंग ₹1 लाख, 1 लाख तक का फेस वैल्यू वो लोग अगर होल्ड करे तो चलेगा, अगर 1 रुपए भी इससे ज्यादा होल्ड कर दिया तो वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। Members are not permitted to write books of accounts of the ऑडिटी क्लाइंट, वो नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर वगैरह। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कांट बी एन इंटरनल ऑडिटर, और इंटरनल ऑडिटर कांट बी अ टैक्स ऑडिटर, और इंटरनल ऑडिटर जीएसटी ऑडिटर भी नहीं हो सकता। Members shall not accept assignment of an audit for a period of 2 years from the date of the completion of his tenure as director or resignation as director of the company। अगर उसने रेजिग्नेशन दिया है, यहाँ पर रेजिग्नेशन दिया है या फिर उसको क्या बोलते हैं उसका टेन्योर एक्सपायर हो रहा है, तो यहाँ से लेके 2 इयर्स तक वो ऑडिट नहीं कर सकता। वो वहां पर क्या था, डायरेक्टर का, डायरेक्टर था या रेजिग्नेशन दिया या फिर उसका टेन्योर एक्सपायर हुआ है। वन वन पढ़ लिया हमने, 2, 3 एंड 4। अब क्या है क्लॉज 5, क्लॉज 5 कैसे याद रखोगे, 5, 6 और 7 बहुत एक तरह से है, मतलब एक साथ आपको याद रखना है। 5 में क्या है, अपने फैक्ट्स वगैरह डिस्क्लोज नहीं किए, मटेरियल फैक्ट्स,
मटेरियल फैक्ट्स वगैरह डिस्क्लोज नहीं किया अगर। 6 के अंदर क्या है, आपने मटेरियल मिसेस स्टेटमेंट को रिपोर्ट नहीं किया। और 7th में है बिकॉज ऑफ 5 एंड 6, ऐसा आप सोच सकते हो याद करने के लिए कि 7th में आपको ग्रॉस नेग्लिजेंट माना गया है अगर आप ठीक ढंग से काम नहीं करते हो तो 5 के बारे में बात करें कि आपने फैक्ट्स वगैरह डिस्क्लोज नहीं किया है। फेल्स टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट्स, उसको पता था, नोन टू दी हिम, विच इज नॉट डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट डिस्क्लोजर जरूरी था, नेसेसरी है to in making such financial statement where he is concerned with that financial statement in a professional capacity, जहाँ disclosure was important. It is obvious that before a member could be held guilty of misconduct, materiality has to be established. The determination of materiality has been provided in SA 320. हमने ऐसे 320 किया था तब हमने बताया था कि मटीरियलिटी का मतलब क्या होता है। मटीरियलिटी मतलब क्या होता है, कोई भी अमाउंट वगैरह कोई भी डिस्क्लोजर के जो ऐसा है कि अगर आप नहीं करोगे तो वो इंटेंडेड यूजर के डिसीजन को ही चेंज कर देगा अगर कोई भी फैक्ट्स वगैरह ऐसे डिस्क्लोज नहीं करोगे तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी हमने किया था ऐसे 320 के अंदर। तो ये आप वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में फॉल करता है कि नहीं इस क्लॉज में, तो पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या उसने जो डिस्क्लोज नहीं किया फैक्ट्स वो मटेरियल थे कि भी नहीं थे, अगर थे तो उसको माना जाएगा गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। It shall be borne in mind that there may be a cases where an item may be not material from the point of view of the balance sheet, but may be material significance to the P&L. अगर ऐसे बैलेंस शीट को देखो तो ऐसा लग रहा है कि वो जो फैक्ट था वो मटेरियल नहीं है, पर अगर P&L को देखो तो ऐसा लग रहा है हाँ ठीक है मटेरियल है। तो ऑडिटर को बोल रहा है कि आपको क्या करेगा, इंश्योर करना पड़ेगा, should take care to ensure that aspects of materiality should be judged in relation to both बैलेंस शीट एंड P&L। तो आप दोनों तरफ से आप सोचना पड़ेगा, आपको बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और P&L के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सोचना पड़ेगा। केसेस वेर हेल्ड गिल्टी, कौन कौन से केसेस हुए थे। सीए फेल टू रिपोर्ट टू शेयर होल्डर अबाउट नॉन क्रिएशन ऑफ अ सिंकिंग फंड। एक नॉन क्रिएशन ऑफ अ सिंकिंग फंड इज अ मटेरियल फैक्ट है in accordance with the debenture trust deed and did not make clear that amounts shown as towards sinking funds were borrowed from the managing agent of the company। उसने ये सब डिस्क्लोज नहीं किया। CA failed to examine how debts become bad and written off, तो ये भी उसने डिस्क्लोज वगैरह ठीक से किया नहीं, मटेरियल फैक्ट्स वगैरह बताए नहीं, तो अब उसको मानेंगे हम लोग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में फॉल हो रहा है। Where CA has not disclosed the fact that the larger amount of loan given out of the funds of the EPF, Employees Provident Fund में से लोन दे दिया था एम्प्लॉयर कंपनी को in contravention of the rule of the Provident Fund and failed to report on the default of the clearing of the check received in repayment of the loan। और उन्होंने जब हम लोग को पेमेंट किया था ईपीएफ से तो लोन दिया था एम्प्लॉयर कंपनी को, पर जब उनसे पेमेंट आया मेरे को तो वो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। तो ये सब चीजें वो रिपोर्ट ही नहीं कर रहा है ऑडिटर अगर, तो उसको क्लॉज 5 के अंदर गिल्टी माना जाएगा। क्लॉज 6 क्या है, अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आप रिपोर्ट वगैरह नहीं करते हो तो फेल्स टू रिपोर्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट नोन टू हिम टू अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेम मटेरियल है तो आपको फिर से 320 लगा के आपको देखना पड़ेगा कि वो मिस स्टेटमेंट सच में मटेरियल है कि नहीं। विच अगर आप मिस स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट रिपोर्ट नहीं करोगे तो आप क्लॉज 6 में गिल्टी माने जाओगे। कौन कौन से केसेस हैं, कंपनी डिड नॉट प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन, जबकि प्रोवाइड करना था एज पर द कंपनीज एक्ट। ऑल्दो सीए वाज अवेयर दैट कंपनी हैज अंडर प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो भी पीएनएल में आ रहा है वो अंडर स्टेटेड है, पर वो उसने ये वाला फैक्ट को डिस्क्लोज ही नहीं किया अपने रिपोर्ट के अंदर। तो एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट को उसने रिपोर्ट नहीं किया तो उसको अंडर क्लॉज 6 के अंदर उसको गिल्टी माना जाएगा। रिस्पोंडेंट बिंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी रॉन्गली मेंशन्ड इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। मैंने आपको बताया था रिस्पोंड एक तो होता है कंप्लेनेंट जो कंप्लेन करता है और उसके तरफ होता है रिस्पोंडेंट या फिर डिफेंडेंट। यहाँ पर क्या है, ऑडिटर है यहाँ पर कंपनी का, उसने क्या किया, रॉन्गली मेंशन्ड इन द ऑडिटर रिपोर्ट। तो ये जो भी कंप्लेनेंट होते हैं वो लोग रिस्पोंडेंट के लिए ऊपर केस करते हैं, तो ये यहाँ पर रिस्पोंडेंट कौन है, ऑडिटर। wrongly mentioned in his audit report the amount of authorized capital of 5 lakh in place of 50 lakh। उसने 5 lakh दिखा दिया जबकि होना चाहिए था 50 lakh। And also failed to report that the allotment of 70,660 equity shares each on this, ये बताया भी नहीं कि ऐसे अलॉट किए गए हैं इतने इक्विटी शेयर्स। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द अलॉटमेंट वाज बियॉन्ड द ऑथराइज्ड कैपिटल। इन्होंने क्या किया था, कंपनी ने ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा इशू कर दिया था 31 मार्च 2009 में।
Moreover, authorized capital was increased by company on 17 जून 2009. तो इसके बीच में ये गैप आ गया, इतना दिन बाद ये लोग ने अपने ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाया था. He did not check as to whether the resolution for increase in authorized capital was passed. उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं देख लूँ एक बार तो ऑथराइज शेयर कैपिटल सच में इन्होंने बढ़ाया है कि नहीं है, और ऐसे इशू करते जा रहे हैं कैपिटल को, इक्विटी शेयर्स को. And when a form to this effect was filed with the ROC, this led to the respondent filing an incorrect share capital details of the company in the balance sheet. ये करते ये क्या हो गया, एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट. तो अंडर क्लॉज 6 उसको हम लोग गिल्टी मानेंगे. Respondent failed to give disclosure of contingent liability in the financial statement against the corporate guarantee given in favor of the group company. उन्होंने गारंटी दी थी अपने ग्रुप कंपनी के लिए. In this context, respondent should have verified charges created on the basis of material available with the. उसको देखना चाहिए था कि कैसे क्या चार्जेस वगैरह क्रिएट हुए, कैसे क्या नहीं हुए, पर उसने कुछ नहीं देखा ऑडिटर ने. द चार्ज ऑफ 4.35 करोड़, इतना बड़ा अमाउंट था, अगेंस्ट बैलेंस शीट साइज. बैलेंस शीट की साइज कितनी थी, 26.12, मतलब 26 करोड़ के अप्रॉक्स उसकी बैलेंस शीट की साइज थी, और ये कितना था कंटिजेंट लायबिलिटी 4 करोड़ के अप्रॉक्स की. तो देखा जाए तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का उन्होंने गारंटी वगैरह दिया था. Hence, omission of such information from financial statements make them misleading and thereby reflects gross negligence on the part of the respondent in conducting audit and failing to report material misstatement in financial statement. उसको 6 और 7 में गिल्टी माना गया था. अब 7 के बारे में बात करें तो 7 में क्या कैसे लोगे, 5 और 6 के बारे में बताया था मैंने आपको, इनके वजह से यहाँ पर इस क्लॉज में इनको ग्रॉस नेग्लिजेंस माना गया. ऐसे आप याद रख सकते हो. Does not exercise due diligence and grossly negligent in the conduct of his professional duty. ये लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं. तो इलास्ट्रेशन आप देख लेना. केस कौन कौन से केसेस हुए थे. CA failed to indicate mode of valuation of investment in shares as required by the Companies Act. तो अंडर क्लॉज 7 में इसको माना गया था कि उन्होंने ये सभी चेक नहीं किया था, इंडिकेट ही नहीं किया था मोड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कैसे क्या वैल्यूएशन हुआ है. CA wrongly certified the increase in paid up share capital of a private limited company without proper evidence. बिना देखे हुए ये लोग क्या करें, सर्टिफाई वगैरह कर रहे हैं, तो इनको 7, 8, 9 के अंदर गिल्टी माना जाएगा. एज अ ये लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, ग्रॉस नेग्लिजेंस है इनके अंदर वर्क के अंदर. इसलिए CA अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ मद्रास ब्रांच ऑफ लिमिटेड कंपनी in Bombay was charged with the failure to report to the Bombay office that some entries in the bank passbook has not been passed through cash book of the branch. इन्होंने ये सब सोचा ही नहीं ऑडिटर ने कि मैं डिस्क्लोज वगैरह करूं, तो इसलिए उन्होंने काम ठीक से नहीं किया, तो उनको अंडर क्लॉज 7 के अंदर उनको गिल्टी माना गया. Certificate issued by CA to a proprietor of a firm in respect of the turnover of the betel nuts to enable firm. उसने क्या किया, सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया टर्नओवर के, कोई बीटल नट्स होते हैं तो उनके टर्नओवर के लिए इसने इशू कर दिया था, सर्टिफिकेट इशू कर दिया था, विच वॉज नॉट डीलिंग इन द बिटल नट. वो लोग खुद बिटल नट्स जो भी नट्स होंगे उनके पे डील करते ही नहीं थे, कोई भी उन लोग सेल वगैरह कुछ भी नहीं करते थे नट्स का. टू ऑब्टेन इम्पोर्ट लाइसेंसेस विदाउट चेकिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स बट रिलाइंग ऑन हिज आर्टिकल असिस्टेंट. इतना लापरवाही से लोग काम कर रहे हैं कि ये लोग एक आर्टिकल असिस्टेंट पे भरोसा वगैरह कर रहे हैं जो खुद कंपेटेंट ही नहीं है, तो इसलिए उनको ग्रॉस नेग्लिजेंस माना गया. CA failed in his duty to check the bank balances with the passbook of a bank and failed to obtain certificate of balances from the banker. एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी इन्होंने ऑब्टेन नहीं की, तो इनको क्लॉज 7 के अंदर गिल्टी माना जाएगा कि ठीक से इन्होंने अपना काम नहीं किया. ये हो गया. और इलास्ट्रेशन देख लेना. फिर क्लॉज 8, इसमें क्या ऑब्टेन नहीं कर रहे हैं लोग इन्फॉर्मेशन, फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन. अब मैं आपको एक बार रिवाइज कर देती हूँ. 1 में क्या पढ़ा था, 2 में फिर कैसे क्या. 1 में हम लोगों ने पढ़ा था आप लोग डिस्क्लोज नहीं करोगे, 2 में पढ़ा था कि आप सर्टिफाई नहीं करोगे बिना एग्जामिनेशन के, 3rd में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, CMA वाला प्रोजेक्शन का ऐसे नहीं दिखाओगे कि आप एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट कर रहे हो. फिर हमने 4 में पढ़ा कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला था कि जहाँ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वहाँ का आप ऑडिट नहीं कर सकते. 5,
6 और 7 एक साथ चलते हैं। 5 में क्या आपने फैक्ट्स वगैरह डिस्क्लोज नहीं किए, मटेरियल मिस स्टेटमेंट को रिपोर्ट नहीं किया 6 के अंदर, और 7 में आप क्या कर रहे हो, ग्रॉस नेग्लिजेंस से काम कर रहे हो। अब 8 के बारे में बात करो तो क्या है, आपने इन बिना इंफॉर्मेशन ऑब्टेन किए आप क्या ओपिनियन देते हुए चले जा रहे हो, तो यहाँ पर आप 8 में आएंगे। क्लॉज 8 के अंदर आपको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना में आप गिल्टी माने जाओगे। एग्जाम्पल्स क्या क्या थे, सीए विदाउट एग्जामिनेशन ऑफ द स्टॉक रजिस्टर, वो देख ही नहीं रहा है स्टॉक रजिस्टर को। एंड अदर रेलिवेंट मैटर्स, रॉन्ग कंजम्पशन सर्टिफिकेट उसने इशू कर दिया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच उसको क्या जो भी था उसको कस्टमर को क्या मिल गया, लाइसेंस ऑफ द हायर वैल्यू फॉर विच यूनिट वाज नॉट एंटाइटल्ड वाज इशूड बाय द कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसने कंट्रोलर ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ने उसको हाई वैल्यू वाला लाइसेंस इशू कर दिया था। Examination done by the CA was so restricted that he could not have obtained the information necessary to warrant the expression of an opinion regarding consumption of raw material and component. उसने ना ही कोई चेक वगैरह कुछ किया। Held the CA was guilty of professional misconduct. उसको क्लॉज 8 के अंदर उसको गिल्टी माना गया। CA issued a certificate of circulation of a periodical without going into the most elementary details of how the circulation of a periodical was being maintained. वो क्या क्या देखता ही नहीं था कुछ भी, कि कितना उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह कुछ देखता नहीं था, और बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह देखता नहीं था। एग्जामिनिंग एविडेंस ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ प्रिंटर्स बिल एंड बाय नॉट केयरिंग ऑफ सर्टेन हाउ मेनी कॉपीज, कितने कॉपीज वगैरह सोल्ड हुए हैं, कुछ भी वो चेक नहीं कर रहा था, और वो आराम से सर्टिफिकेट इशू करता हुआ जा रहा था, तो उसको क्लॉज 8 के अंदर गिल्टी मान लेंगे, कर लेना। और फिर 9 के अंदर क्या है कि यहाँ फेल्स टू इनवाइट अटेंशन to any material departure from the generally accepted procedure of audit applicable to the circumstance. मीन्स एग्जाम्पल बात करें तो यहाँ पर क्या है, जो सीए है जो नॉर्मली हम लोग प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं वाउचरिंग वेरिफिकेशन, वो सब भी नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, डिपार्ट कर रहा है फ्रॉम द जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। एग्जाम्पल अगर बैंक की बात करें तो हम लोग एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है, वो भी नहीं कर रहा है और ये सबको बता भी नहीं रहा है, फेल्स टू इनवाइट अटेंशन। तो यहाँ पर उसको क्लॉज 9 के अंदर हम लोग गिल्टी मानेंगे। आप कैसे याद रखोगे, यहाँ पर ये मतलब अटेंशन ही नहीं ले पा रहा है किसी का, ऐसा 9 या तो क्या आप इसे याद रख सकते हो थोड़ा बहुत, कि क्लॉज 9 में अगर कि अगर मैं फेल हो जाती हूँ अटेंशन लेना ऑफ एनी मटेरियल डिपार्चर हो रहा है किसी भी जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर का। It is not possible to exhaustively deal with the instances or accepted procedure of audit applicable to special cases. कोई स्पेशल केसेस है, मैं ऐसा नहीं है कि वहां पर भी मैं जो भी जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर है वहां मैं अप्लाई करूँ, वहां पर वो लोग ने खुद से आगे के बता के रखा कि आपको ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है, तो अकॉर्डिंगली मुझे उनके प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करने पड़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देके रखे हुए हैं ऑफ द ऑडिट रिक्वायरिंग अ स्पेशल प्रोसीजर। लाइक एग्जाम्पल की बात करें तो सर्टिफाइंग फिगर्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द न्यूज़पेपर। Very often, members are required to certify the figures of the circulation of the newspaper, magazines by their client on behalf of the Audit Bureau of Circulation. यहाँ Audit Bureau of Circulation को ये चाहिए होता है कि आप सर्टिफाई करो कि जो भी ये लोग कर रहे हैं कैसे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर members are normally supplied by the EBC, ये लोग बता देते हैं कि आपको आपका क्या रूल विद द रूल्स एंड रेगुलेशन, ये लोग हम लोग को रूल्स एंड रेगुलेशन बता देते हैं कि आपको किस तरह से ऑडिट वगैरह करनी है, किस तरह से चेकिंग करनी है, आपको उनके अकॉर्डिंग ही चेक करना है। Under which the certification of circulation is to be carried out. Members are also asked to give their acceptance in writing that they will observe the rules of procedure envisaged to a report upon any lapse of such special requirement even of a significant nature. तो आपको यहाँ पर इनका जो भी प्रोसीजर है एबीसी बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑडिट वगैरह करनी है। Verification on behalf of the bank. Similarly, in case of verification on behalf of the bank, the rules or procedure for conducting such audit are different from the normal rules applicable to the audit of the company. एग्जाम्पल आप कॉन्फ्रेंट ऑडिट ऑफ द बैंक देखोगे तो वहाँ पर उनकी खुद रूल्स एंड रेगुलेशन और खुद ही बताते हैं कि कैसे आपको ऑडिट वगैरह, उनकी ऑडिट रिपोर्ट भी अलग ही इशू होती है, किस तरह से वो लोग ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे, कैसे क्या रहेगा, कैसे मंथली स्टेटमेंट जाएगा, उनका सब अलग ही प्रोसीजर रहता है, और कौन कौन सी चीज़ें आपको चेक करनी है, तो वो सब अपने आप से बताते हैं। मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू बी वेरी फैमिलियर, मेंबर को पता होना चाहिए कि विद द स्पेशल प्रोसीजर वहाँ क्या क्या परफॉर्म करना है हम लोग को। क्लॉज 9 में आप मटेरियल डिपार्चर कर रहे हो, क्या बताना, मटेरियल डिपार्चर कर रहे हो फ्रॉम द जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर, तो आप अगर सबको बताना भूल गए तो फिर आपको इस क्लॉज 9 में आपको गिल्टी माना जाएगा।
He is guilty. CA did not conduct sample checking of bank accounts. Normally ये किया जाता है in relation to the accounts of the company and did not carry out watching with the respect to the transaction reflected in the accounts of the company. उसने watching वगैरह कुछ नहीं किया and dependent upon his assistants who was in a CA who was a CA and experienced clerk who were entrusted with the auditing work. Held he was guilty in 7, 8, 9 में उसको guilty माना गया था. उसने क्या किया 7 के अंदर ग्रॉस नेग्लिजेंस माना गया कि आप दूसरों को काम सौंप रहे हो खुद को करना चाहिए ग्रॉस नेग्लिजेंस. 8 के अंदर हम लोगों ने उसको बोला कि आपने बिना इंफॉर्मेशन ऑब्टेन किए आप और ओपिनियन देते जा रहे हो. और 9 में हम लोगों ने उसको बोला कि आपने मटेरियल डिपार्चर किया है जबकि आपको वाचिंग वगैरह करना था आपने वो सब नहीं किया. CA failed to verify actual disbursement of amount by examining the various items of purchases and insisting. यहाँ पर क्या किया उसने वेरीफाई नहीं किया एक्चुअल डिस्बर्समेंट ऑफ द अमाउंट जबकि वो कर सकता था परचेज वगैरह को बिल वगैरह को देख के टू बी प्रोड्यूस इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेरियस आइटम्स. इशू वगैरह कर दिया सर्टिफिकेट as mere payment would not constitute utilization of the amount for the purpose for which it was meant. उसने ये भी नहीं देखा कि जो खाली पेमेंट करना ही नहीं होता है इसको देखना चाहिए था कि जो पेमेंट किया है सच में वो परचेज के लिए पेमेंट किया है कि नहीं. तो यहाँ पर उसको 7, 8, 9 में उसको गिल्टी माना गया था. He had checked the cash book totals but not the bank column totals. कैश बुक की टोटल चेक कर ली और बैंक कॉलम की टोटल चेक नहीं की. Had verified all transaction in the bank columns but not the contra entries. Had taken the casting only of personal ledger का casting किया था and that not to of all the accounts. Had resorted to test check when there was no system of internal check. Had not seen the pay in slip. Had not checked the BRS for all the months. Held guilty of professional misconduct. बिना कोई चेकिंग वेकिंग किए कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म किए वो रिपोर्ट दे रहा है उसको गिल्टी मानेंगे. CA as the concurrent auditor of the bank carried out his duties recklessly, did not exercise due diligence, failed to obtain sufficient information. Due diligence means 7, failed to obtain sufficient information 8, and failed to invite attention to the material departure 9. तो यहाँ पर उसने ये सब किया था इसके उसको 7, 8, 9 में गिल्टी माना गया. क्लॉज 10 के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है फेल्स टू कीप मनी ऑफ हिज क्लाइंट अदर देन फीस और रेम्यूनरेशन और मनी मेंट टू बी एक्सपेंडेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट. यहाँ क्या वो अपना जो क्लाइंट का मनी है उसको रखने में रख नहीं पा रहा है मतलब रखा नहीं उसने और उसने उड़ा दिया उस पैसों को या फिर अदर देन फीस और रेम्यूनरेशन or money meant to be expended in a separate bank account or to use such money for purpose for which they are intended within a reasonable time. जिस काम के लिए क्लाइंट ने पैसा दिया था वो उस काम के लिए यूज नहीं कर रहा है जबकि उसने उसको उन पैसों को या तो उड़ा दिया हो. तो यहाँ क्या हो रहा है कैसे याद रखोगे यहाँ आप ऐसे याद रखोगे 10-10 के नोट है ये और ये आराम से मतलब सीए ऐसे आप बोलते कि उड़ा रहा है मतलब पैसे को उसने फेल टू कीप कर दिया मनी को. तो क्लॉज 10 Council has considered some practical difficulties of the member and the following suggestions have been made to remove these difficulties. कौन कौन से हैं? An advance received by a CA against services to be rendered does not fall under the clause 10. तो यहाँ पर जो भी एडवांस वगैरह रिसीव होता है वो क्लॉज 10 में नहीं आएगा. Money received for expenses to be incurred, for example, payment of statutory fees, prescribed purchase of the stamp paper, which are intended to be spent within a reasonable short time, need not be put in a separate bank account. ऐसा नहीं है कि आप जगह के बार बार सेपरेट अकाउंट में आप डालते रहो पैसे को क्योंकि ये बहुत छोटे टाइम के लिए रखना पड़ रहा है उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखना पड़ रहा है इसलिए. For this purpose, the expression reasonably short time would depend upon the circumstances of each case. Money received for expenses to be incurred which are not intended to be spent within a reasonable short time should be put in the. अगर वो लॉन्ग पीरियड के लिए तो आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में इमीडिएटली आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा पैसों को. Money received by CA in his capacity as trustee, executor, liquidator, etc. must be put in a separate bank account immediately. तुरंत हो सके आप अपना उस पैसे को ट्रांसफर कर दो. कब कब कौन से केसेस हुए थे? CA was found guilty of professional misconduct under clause 7 and 10 of part 1 of the second schedule for having failed to account satisfactorily for the various amount entrusted to him by a client
एंड फॉर फेलियर टू कीप देम इन द सेपरेट बैंक अकाउंट, उसने सेपरेट अकाउंट में नहीं रखा. A refund voucher was issued in the name of the client by the income tax department, was credited by him to his account, अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया. इनकम टैक्स वालों ने रिफंड वाउचर क्लाइंट को इशू किया था, पर वो वाउचर को लेके अपने अकाउंट, मतलब वो जो रिफंड आया था वो उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया. तो 7 और 8 में उसको गिल्टी माना गया था. Member, while working as financial advisor, misappropriated the funds of his client by way of converting a saving bank account in his individual name to the joint account. वो क्या किया, जो भी अकाउंट था इंडिविजुअल, उसको सेविंग जो भी इंडिविजुअल नेम में था उसको जॉइंट अकाउंट में उसने कन्वर्ट करा दिया. विद द क्लाइंट विदाउट द कंसेंट, इसके बिना कंसेंट के, एंड फ्रॉडलेंटली डिस्चार्ज, क्योंकि जॉइंट अकाउंट था तो वो भी कर सकता था उस पर कंट्रोल. तो fraudulently discharged 3 FDRs in the client's name. The council held him guilty under clause 10 part 1 of the second schedule. तो यहाँ पर उसको गिल्टी माना गया था. तो पार्ट 2 में बात करें तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली, सर्विस और प्रैक्टिस वाले पे दोनों पे एप्लीकेबल होता है. क्लॉज 1 में क्या है कि कॉन्ट्रावेन एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और द रेगुलेशन मेड देयर अंडर और एनी गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल. कैसे याद रखोगे, यहाँ पर ये थम्स अप नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब वो कंप्लाई वगैरह नहीं कर रहे हैं. कैसे याद रख सकते हो, ये वन दिखा रहा है तो क्लॉज 1 के अंदर ही फॉलो होगा, क्योंकि वो किसी प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं कर रहा है, कोई भी प्रोविजन ऑफ द एक्ट को, सी एक्ट कंप्लाई नहीं कर रहा है. तो कुछ रेगुलेशंस हैं अंडर विच केसेस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन हैव जनरली कम टू द नोटिस ऑफ द काउंसिल, जहाँ मैक्सिमम यहाँ पर कॉन्ट्रावेंशन की जाते हैं. कौन कौन से रेगुलेशंस हैं? रेगुलेशन 43 है, इंगेजमेंट ऑफ द आर्टिकल असिस्टेंट. रेगुलेशन 46 रजिस्ट्रेशन को लेके. रेगुलेशन 47 प्रीमियम फ्रॉम द आर्टिकल असिस्टेंट. 48 के अंदर स्टाइपेंड को लेके. 56 टर्मिनेशन और असाइनमेंट ऑफ द आर्टिकल. रेगुलेशन 65 आर्टिकल असिस्टेंट नॉट टू इंगेज इन एनी अदर ऑक्यूपेशन. 67 कंप्लेन अगेंस्ट द एम्प्लॉयर. ये सब बहुत सारे रेगुलेशंस हैं जिनके अंडर कॉन्ट्रावेंशन होते हैं. He is guilty. CA certified in Form K2 that the article audit clerk was in service with him while he was also employed elsewhere with another employer between 11 a.m. and 5 a.m. and attended the office of CA thereafter until 8 p.m. So CA suspended the audit clerk when the institute brought this fact to the notice of the CA. Held he was guilty of misconduct for making a misstatement to the institute. उसने गलत इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्मेशन दी थी इन रिगार्ड टू द डिस्चार्ज ऑफ हिज प्रोफेशनल ड्यूटी. तो उसको इस क्लॉज के अंदर, अंडर क्लॉज 1 के अंदर गिल्टी माना गया था. He agreed to take a person as an article assistant clerk in a vacancy shortly to arise and receive the premium for the purpose, and made him believe when he executed the deed of the article that he was taking him in that vacancy. जब वो डीड वगैरह साइन हो रहे थे तो उसको बताया ठीक है हाँ आपको लिया जा रहा है, आपको एज एन आर्टिकल ट्रीट करेंगे हम लोग, while in fact the vacancy has been filled up by the CA earlier, जबकि वहाँ कोई वैकेंसी ही नहीं थी. By taking another audit clerk. Audit clerk came to know from the institute that the deed of the article was not registered, as that was forwarded with a request for entertaining an extra or article clerk. उनके वहाँ वैकेंसी नहीं थी आर्टिकल को लेने के लिए, फिर भी उन्होंने ले लिया था. हेल्ड उसको गिल्टी माना गया था अंडर क्लॉज 1. CA after signing the article of agreement failed to forward article for registration as required under regulation 64 and the statement of particulars in the prescribed form as required by the regulation 64. In spite of the repeated inquiries from the article clerk कि आप भेजो भेजो भेजो, वो फिर भी नहीं भेज रहा था, and even failed to take notice of the communication addressed to him in that behalf, and having 2 other article clerk along with the present one who was article when not sent for registration, took up 4th article clerk without being entitled to do so. उसको माना गया कि आप ब्रीच कर रहे हो रेगुलेशन 46 को. CA was found guilty of professional misconduct in terms of clause 1 for the contravention of section 6 of the act for having a certificate in respect of a consumption statement of a concern as a CA in practice on a date when he has not even applied for COP. COP है नहीं है और बस सर्टिफाई करता जा रहा है और सर्टिफिकेट वगैरह इशू कर रहा है. ऐसे नहीं कर सकते बिना COP के, बिना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के आप कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह इशू नहीं कर सकते, ना ही आप ऑडिट ले सकते हैं.
CA issued a confidential and private circular to client where, in addition to describing himself as a chartered accountant, he also described himself as investment consultant public. ये तो कभी कर ही नहीं सकते, ये डेजिग्नेशन तो यूज ही नहीं कर सकता CA. By this circular, he introduced himself to the public and private limited companies which were accepting fixed deposits and loans through him. He was held guilty of the professional misconduct. इसलिए उसने कोई भी गाइडलाइंस वगैरह का अगर इसमें इसने कॉन्ट्रावेंशन किया है प्रोविजंस ऑफ द एक्ट का, इसको जो क्लॉज 1 के अंदर गिल्टी मानेंगे. He took loan from firm in which article clerk and his father both interested against the provision, वो against CA के एक्ट के, which prohibit taking of loan or deposit etc from the article clerk, उसको गिल्टी माना गया था under this clause. He did not pay the stipend to the article clerk while to another article clerk वो दे रहा था उसको, every month उसको stipend दे रहा था. Stipend was paid only after the article clerk left him after working for a month, and complaint was lodged with the institute. The plea of CA that he is in agreement with the article clerk to pay stipend on an annual basis. Annual basis में नहीं होना चाहिए stipend का payment, on a monthly basis होना चाहिए. Was found to be misconceived as the same should be against the provisions. Where the respondent accepted audit while amount of undisputed audit fee of this much amount not paid to the complainant till date of signing of the report. हमने पढ़ा था ना कि undisputed audit fees अगर बाकी रहे तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऑडिट, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया. Hence the respondent was held guilty of professional misconduct. Respondent has signed balance sheet, P&L and audit report for the financial year of the firm without holding the C. बिना COP के आप सर्टिफाई वगैरह साइन वगैरह नहीं कर सकते हो, तो उसको क्लॉज 1 के अंदर गिल्टी माना क्या था. क्लॉज 2 में क्या है कि being an employee of any company, firm or person discloses confidential information. यहाँ क्या बोल रहा था, एम्प्लॉय ऑफ एनी कंपनी, फर्म या कोई पर्सन. किसके आप एम्प्लॉय हो, कंपनी, फर्म और पर्सन के. आप डिस्क्लोज कर रहे हो इंफॉर्मेशन अक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द लॉ और एक्सेप्ट परमिटेड बाय द एम्प्लॉय. बिना उनकी कंसेंट के एम्प्लॉयर के या तो बिना रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ के आप क्या कर रहे हो, डिस्क्लोज कर रहे हो. यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, डिस्क्लोज कर रहे हो आप इन्फॉर्मेशन को. तो यहाँ पे ये आप फोटो से याद रखना कि ये छुपके से मतलब बोल रहा है ऐसे, तो आपको याद रहेगा कि 2 के अंदर यहाँ डिस्क्लोज कर रहा है ये इन्फॉर्मेशन को, तो आपको तो एज अ CA को फिर क्लॉज 2 के अंदर गिल्टी माना जाएगा. क्लॉज 3 में क्या बात करेंगे, includes in any information statements or returns or forms to be submitted to the institute, council or any of the committee, board of discipline, disciplinary committee, director discipline or the appellate authority, any particular. जानबूझ के आप क्या कर रहे हो, false information submit कर रहे हो. कैसे याद रहेगा, QRB 3 लेटर्स का होता है, 3 अल्फाबेट्स का होता है ये QRB क्लॉज 3. फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप उनको दे रहे हो. तो 1 में क्या था कि आपको अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट कुछ किया है तो आपको 1 में गिल्टी मानेंगे हम लोग. 2 में आपको डिस्क्लोज नहीं करना है. 3 में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स सबमिट नहीं करनी है. कौन कौन से केसेस में वो गिल्टी माना गया था, ये इंक्लूड्स इन एनी इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट्स, रिटर्न्स और फॉर्म्स टू बी सबमिटेड टू द इंस्टीट्यूट और काउंसिल, एनी मैटर नोइंग टू बी फॉल्स. उसने फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट कर दी, he will be guilty of misconduct. Whereas CA, who was employed as a manager of a firm of a registered accountant, applies for admission as fellow of the institute, stating that he was a partner while he was not. Partner नहीं था, फिर भी गलत इन्फॉर्मेशन दी इंस्टीट्यूट को, तो वो इस क्लॉज के अंदर गिल्टी माना जाएगा. Member had during the course of hearing before disciplinary committee given false statement. तो obviously अगर गलत देगा disciplinary committee को तो under this clause वो guilty माना जाएगा. In spite of repeated reminders, CA failed to reply to the letters of the institute asking him to confirm the date of leaving the services by the paid assistant. Held, CA was guilty of professional misconduct under this clause. और इंस्टीट्यूट ने ऐसा माना कि ये हम लोग से कुछ इसने हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो हम लोग उसको इस क्लॉज के अंदर गिल्टी मानेंगे. फिर आता है क्लॉज 4 के अंदर क्या है, डिफॉल्किट्स और एम्बेजल्स मनी. वो उसने चोरी कर ली, रिसीव्ड इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी. मनी वगैरह जो भी रिसीव हो रहा है उसको क्लाइंट के थ्रू उसने उसको छुपा लिया है या फिर उसने चोरी की है. तो कैसे याद रखोगे, यहाँ ये मनी है, ये बैग्स बने हुए 4,
तो आप 4 क्लॉज नंबर 4 ऐसे याद रख सकते हो। डिफॉल्केशंस एंड एम्बेजलमेंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी अमाउंट टू फ्रॉड। इसको हम लोग क्या करेंगे, एज अ फ्रॉड ट्रीट करेंगे ऐसे 240 के अकॉर्डिंग, एंड सच मेंबर विल बी डीम्ड टू बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर दिस क्लॉज। पार्ट 3 लास्ट है, इसमें क्या है कि अदर मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली। इसमें क्या किया है, जो मेंबर है उसको या जेल हो गई है, 6 महीने से ज्यादा की जेल हो गई है, तो इसको ये लोग क्या, अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर practice or not shall be deemed to be guilty of other misconduct if he held guilty by any civil या फिर criminal court punishable for the imprisonment exceeding 6 महीने की सजा हो गई है। तो इम्प्रिजमेंट जो भी 6 महीने की ज्यादा होती है तो उसको एज अ मेजर ऑफेंस हम लोग ट्रीट करते हैं, इसलिए उसको शेड्यूल 2 में फॉल कराया गया इसको। तो ये पूरा कंप्लीट होता है, उसके बाद हम लोग पार्ट 4 करेंगे, तो मैं काउंसिल गाइडलाइंस बताऊंगी, क्या क्या गाइडलाइंस है एडवर्टीजमेंट वगैरह वेबसाइट्स को लेके, वो सब इसमें सब कवर होगा। थैंक यू।